तो क्या स्टार्ट किया जाए? बेसिक यूनिट डायमेंशन। ठीक, ठीक है। बैठ जाइए आप। देखिए, तो हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, सुनिए बच्चों, बेसिक मैथ्स पढ़ाना है आपने। एक बेसिक मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या? तो सुनिए, ऐसा करते हैं, बेसिक मैथ्स में जैसे हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे, तो जो जो मैथमेटिकल टर्म्स आते जाएंगे वो मैं साथ साथ डिस्कस करते चलूंगा। हाँ, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा होता है जो टफ लगता है बच्चों को, तो अगर आप कहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर दूं, बताइए। ठीक है, चलिए एक काम कर लेते हैं, ये अपन पेज सेव कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर देता हूं। कई बार बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और मैथमेटिकल टर्म्स में अगर इंटीग्रेशन के बाद देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों, और ये यूज भी बहुत होती है काइनेमेटिक्स में, तो बहुत अच्छा यूज है इसका। तो देखो, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है डिस्कस कर देता हूं। अच्छा, क्वाड से मतलब समझ में आ रहा होगा दो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है सभी लोग जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है मुझे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इसको बेसिक से अगर समझाऊं तो आप ऐसे कहेंगे कि सर अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं इसकी जनरल ग्राफ में चर्चा करूं तो ग्राफ कुछ आप ऐसे बनाएंगे, सर ये x है, ये y है, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां पर x भी 0 है और y भी 0, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन अगर y 0 है तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। यानी y इज इक्वल्स टू 0, तो बच्चों x की दो वैल्यूज आएंगी, यहां पर x की एक वैल्यू यहां पर होगी। देखिए, आप मुझे बताओ, y इज इक्वल्स टू 0 पर क्या x की दो वैल्यूज आपको मैच कर रही? तो यहां पर आप कह देंगे दिस इज x1 एंड दिस इज x2, और यही आपके रूट्स होते हैं। आप जो पढ़ते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो आप श्रीधराचार्य का जो मेथड लगाते हैं वो बेसिकली x1 x2 निकालने के लिए ही रखा जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि y की वैल्यू 0 है, तो आप y की वैल्यू 0 पर ये एक आपको x1 मिलेगा और एक आपको s2 मिलेगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 ना रखूं, मतलब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो आप कहेंगे सर ये x है, ये y है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, यानी y की किसी भी वैल्यू पर, यानी अगर मैं ऐसे कहूं कि y की वैल्यू अगर 0 ना हो, y इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर में यदि आती है तो ये ग्राफ कुछ आपको इस तरह का मिलेगा। यानी y की किसी एक वैल्यू के लिए y x का केवल एक ही मान हो सकता है, एक ही वैल्यू हो सकती है। ऐसा ही ग्राफ आपने कहीं और भी देखा है, याद करिए कहां पर, प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन पर यह ग्राफ देखा गया था, याद करो, देखा था ना। वहां पर डेल एम
डेल मिनिमम यानी मिनिमम डेविएशन के लिए आई की वैल्यू और ई की वैल्यू इक्वल होती थी, R1 और R2 इक्वल होता था। याद आया? यस। ऐसा ही ग्राफ आपने एक बार और देखा था, मैं याद दिलाता हूं। ऐसा ही ग्राफ आपने ये देखा था सर, ये 4 डिग्री ये टेम्परेचर होता था। कुछ कुछ याद आ रहा होगा आई थिंक, बोलते रहिएगा। यहां पर सर वॉल्यूम होता था। ऐसा ही ग्राफ आपने एक ऐसा भी देखा होगा, याद आ, यहां पर डेंसिटी होता था, यहां पर टेम्परेचर होता था, और ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता था। याद आया क्या? बोलिए। थर्मोमेट्री के चैप्टर में ये आपने देखे होंगे, और ये ऐसा ग्राफ आपने प्रिज्म में भी देखा होगा। वही मैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात कर रहा हूं। सर अगर y की वैल्यू 0 नहीं है, y की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास x की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, यहां पर x की एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो x के 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, और यही हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? बोलिए, ये हमारे क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन्हीं x1 और x2 को हम लोग ऐसे निकालते हैं। देखना, अब मैं आपको एक फॉर्म देता हूं, जैसे मैंने कहा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये कहां यूज होती है, कैसे यूज होती है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। क्लियर है क्या? आओ सुनो। आपने कहा सर इसके अगर मैं रूट्स की बात करूं तो एक आ चुका है x1 और एक आ चुका है x2। क्लियर? अच्छा सर, अगर मैं x1 की बात करूं तो आप कहते हैं सर इसका जो इक्वेशन होता है, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, माइनस बी, हाँ बोलिए बोलिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2। सर ये abc कहां से मिलेगा? ये लिखे हुए x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b एंड c का कोएफिशिएंट c। मतलब c के साथ तो कुछ है नहीं ना कांस्टेंट टर्म में। समझ गए? यस। अगर मैं x2 की बात करूं तो यहां पर आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा एक और बात सुनिए। अच्छा ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये वाला टर्म, इसे हम लोग d से भी लिखते हैं। बेसिकली d² लिख दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हाँ तो मैं ऐसे लिख देता हूं d² इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये ऐसा लिख देता हूं मैं, चलो अलग अलग डिस्कस कर देता हूं। अगर ये 0 से ज्यादा है तो बताओ क्या होगा? रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे? रियल रूट्स, यानी किसी इक्वेशन का जो हमारी इस तरह की लिखी गई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन का एक रियल सोल्यूशन देखा जाएगा। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, यानी यहां पर आपके रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे, और वो कौन से होंगे? एक x1 होगा और दूसरा x2 होगा। अगर ये वैल्यू 0 से कम हो गई तो यहां पर कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर मैं ऐसे कहूं सर d² लेस देन 0 अगर ये आ गया तो यहां पर रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। अरे यहां पर रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर ये रियल नहीं है तो कैसा होगा बताइए? आपने कहा सर यहां पर ये आ जाएगा इमेजिनरी सॉल्यूशन। बोलिए, ये आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। वैसे हमारी फिजिक्स वहां तक नहीं जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आयोटा वगैरह के फॉर्म नहीं बनते हैं। इधर मेरी बात सुनिए, आपस में बिल्कुल बात मत कीजिए, नहीं समझ नहीं आएगा ये। तो ये इमेजिनरी सॉल्यूशन तो हो ही सकता है ना। अच्छा जो हमारे लिए रियल नहीं है वो इमेजिनरी तो हो सकता है। अगर मैं सोचूं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसा ही बना रहूं, बूढ़ा ना होऊं कभी, तो ये बात रियल नहीं है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं ना इस बात को। तो कभी अगर रियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो इमेजिनरी सॉल्यूशन हो सकता है। बात समझ में आई? तो इस तरह की इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे क्वेश्चन होंगे। आपने कहा सर थोड़ा सा फील करा देते हैं। सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही फेमस इक्वेशन है और इजी इक्वेशन है, यहां से आप समझ जाएंगे। एक इक्वेशन लिया मैंने, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात रह गई, उसको भी मैं यहीं डिस्कस करते चलता हूं।
कि अगर हमने जो इक्वेशंस बनाई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके दो रियल रूट्स, अच्छा हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ज्यादा है। भाई हम वी वांट टू गेट अ रियल सॉल्यूशन, राइट? जो हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए तो हमने इसको 0 से ज्यादा मान लिया, बड़ा मान लिया। तो आपने कहा दो मिले, एक x1 मिला और एक x2 मिला। y की वैल्यू 0 होने के लिए x1 और x2 दो रियल रूट्स मिलते हैं। तो क्या होगा जब हम इसमें कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं? कैसे ऑपरेशन? सर एक काम करें, एक बार तो हम x1 प्लस x2 कर दें और एक बार हम x1 इंटू x2 कर दें। कुछ लोग इसे अल्फा बीटा लिखते हैं, वो भी ठीक है। आप में से कुछ लोग अल्फा बीटा लिख सकते हो, सही है। तो क्या होगा यदि मैं x1 प्लस x2 को ऐड कर दूं और x1 और x2 को मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट ले लूं, तो जब आप x1 प्लस x2 लिखते हैं तो ये b अपॉन a आ जाएगा, यहां पर माइनस लग जाएगा। और अगर x1 इंटू x2 करूंगे तो ये c अपॉन a आ जाएगा, माइनस हट जाएगा। समझ में आई बात? बोलो बेटा। तो ये बात भी कई बार आपको अप्लाई होगी और सबसे ज्यादा कहां यूज होगी मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा काइनेमेटिक्स में यूज होती। ठीक है, फिजिक्स का असली पावर आपको काइनेमेटिक्स से देखने को मिलेगा। बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होंगी जो आप सॉल्व करोगे और आपको लगेगा कि हाँ इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। अच्छा अभी आप क्या करते हैं, जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये सबको दिख रहा है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम 3x माइनस 2x लिख सकते हैं। एलसीएम वगैरह इसमें हम कॉमन लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? दो रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक 3 और एक 2 दिख रहा है। कई बार ऐसा होगा कि कोई इक्वेशन ऐसी आएगी वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी, हम उसके फैक्टराइजेशन मेथड लगा ही नहीं पाएंगे। तो फिर हमारे पास एक श्रीधराचार्य का मेथड रहता है जिससे हम x1 और x2 को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो मैं कहता हूं इसमें आप फैक्टराइजेशन मत लगाइए, इसमें जो है आप श्रीधराचार्य मेथड लगाइए और उससे हम लोग इसको सॉल्व करें और करते हैं। तो सर x1 की वैल्यू क्या आई थी बोलिए? माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है क्या? बोलते जाइए, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है क्या? बोलते रहो भाई, मेरे साथ साथ थोड़ा आंसर देते रहिएगा। तो चलो x1 करते हैं। आपने कहा सर 1 मिनट, टेबल बनाना बहुत जरूरी। जैसे ही आप इक्वेशन को देखें, एक टेबल बनाइए। सर इस इक्वेशन को यदि मैं ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराऊं तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि मुझे वो वैल्यूज मिल जाएंगी a b c की? यार बोलना पड़ेगा, बोलते जाइए। तो a की वैल्यू मुझे बताओ +1, b की वैल्यू बताइए -5, c की वैल्यू बताइए 6। क्या ये वैल्यू रख ली हमने? अब आओ इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहां पर हमें x1 की वैल्यू मिलेगी, जरा देखिए x1 की वैल्यू माइनस बी, माइनस माइनस हो गया प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूं प्लस अंडर रूट ऑफ, हाँ बोलिए बेटा, b का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4, a कितना है 1, b कितना c कितना है 6 अपॉन 2 इंटू 1। थोड़ा कैलकुलेशन पे देखना, कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा, ठीक है? अच्छा तो x1 की वैल्यू आ गई बच्चों 5 प्लस, हाँ ये 25 माइनस 24, तो मुझे लगता है कि अंडर रूट 1 अपॉन 2 ऐसा आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2 यानी कि 3। क्लियर है क्या? इसका मतलब एक आंसर बिल्कुल सही आया। ठीक है बच्चों, प्लीज बोर मत होइएगा, अभी आपको मैं फिजिक्स में इसका यूज दिखाऊंगा। फिजिक्स में क्या यूज है आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्यों आपको समझा रहा हूं, क्या यूज है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो प्लीज बने रहिएगा साथ। ऐसे हाथ नहीं लगे, ऐसा क्यों मना करता हूं? लॉजिक, जब हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो हमारी गर्दन का वेट यहां टिक जाता है और हमारे शरीर को आराम मिलने लगता है। ठीक है, और हमारी बॉडी ऐसी होती है कि हम इसको जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगी। आप अगर थोड़ा सा आराम दोगे तो इसको लगेगा थोड़ा और, है ना? फिर दिमाग कहीं ना कहीं उधर जाने लग जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बैठिए, बिल्कुल सीधा देखिए।
है ना? हाँ, ये सुनिए, तो 3 आ गया। आओ इसका कैलकुलेशन मेरे साथ करिएगा। तो x2 इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस बी बच्चों, माइनस माइनस प्लस प्लस अंडर रूट ऑफ, अच्छा ओ सॉरी यहां माइनस था ना, 5 माइनस, अच्छा बी स्क्वायर आपने कहा सर 25 माइनस यहां कितना आएगा, वही आएगा 24, डायरेक्ट लिख दूं 24 ही आएगा। पीछे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर देखिए, आप इधर देख रहे थे, अपॉन 2 into 1। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि 5/2 माइनस 1/2 इसका सॉल्यूशन आएगा। मैं सही कह रहा हूं? तो 4/2 यानी कितना आएगा, बहुत बढ़िया, क्या आंसर आ गया, 3 और आ गया और 2 आ गया। क्या मैंने सही कहा? अच्छा एक काम करते हैं, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। हमने जो अभी पढ़ा है x1 प्लस x2 दिस इज माइनस b/2 एंड x1 इंटू x2 दिस इज c/a। क्या हमने ये किया है अभी? अगर हम ऐसा करें और ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, इसका मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारी वेरिफिकेशन है, ये बिल्कुल सही जा रही। आओ करते, लेट्स डू इट। x1 इज व्हाट 3, x2 इज 2। क्या आप ये कह सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 5 आ रही है, तो माइनस और b की वैल्यू बच्चों -5 अपॉन 1, क्या माइनस माइनस में 5 इज इक्वल टू 5? क्या ये बात 100% सही है? दिस इज 100% प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। क्लियर? यस। आगे आइए सर, इसको मैं यहां कर देता हूं रेड कलर से, फोकस करना। तो सर x1 इंटू x2, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। x1 कितना है 3 इंटू 2 यानी आंसर इसका 6 आ रहा है। और ये वैल्यू मुझे ऐसा पता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो c/a होनी चाहिए। तो c की वैल्यू कितनी है 6 है, a की वैल्यू 1 है, क्या आंसर 6 आ रहा है? इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मींस हम जो बात कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है। बोलिए, अब क्या मैं आपको कोई सी भी इक्वेशन ऐसी बनाकर दे दूं, आपसे पूछ लूं कि अल्फा 1 अल्फा बीटा प्लस में बताइए, अल्फा प्लस बीटा बताइए, अल्फा इंटू बीटा बताइए, क्या आप निकाल सकते हैं? अच्छा, अब फिजिक्स में ये क्वेश्चन कैसे यूज होंगी, क्या आप इस चीज को देखने के लिए तैयार हैं? 100%? ओके। अच्छा, एक साथ नोट कर लीजिएगा, है ना बेटा? अभी पेन छोड़ दो, ना ना ना, पेन पेन बंद मत करो, सब कुछ यहां जाने दीजिए, फिर कॉपी में आने दीजिएगा, ठीक है? हमारा मानना यह है, हम अपने बच्चों को हमेशा ये बात कहते आए हैं, इतना अच्छे से समझो कि नोट करते वक्त एक भी बार बोर्ड की तरफ देखना ना पड़े, है ना? और अगर आप 100% इंटेंसिटी के साथ समझेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से 1 या 2 बार देखना पड़ेगा। और अगर आप समझेंगे नहीं तो हर बार आपको ऐसे 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 देखना पड़ेगा, है ना? आइए, तो चलो बच्चों समझना, ठीक है? कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। अब हम फिजिक्स में इसका यूज देखने जा रहे हैं। चलें आगे, तैयार है? आंसर करिए। बोल नहीं रहे आप लोग, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। कई बार मुझसे बच्चे बड़ा परेशान रहते थे इस बात से, ये मास्टर शांति से बैठने नहीं देता, कभी बोलने को कहता है, कभी हाथ हटाने कहता है, कभी इधर देखने कहता है। होता है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। हमारे गुरुजी थे ना, हमको भी ऐसे करते थे। तो एक बार मैं गलती से क्लास में से झपकी आ गई थी मुझे ना, उन्होंने इतनी तेज झापड़ मारा था, 3 दिन तक गाल में उंगलियां बनी रही थी। मैं 11th क्लास में था, उस समय बियर्ड वर्ड भी नहीं थी, तो यहां दिखाई दे रही थी, समझ रहे हैं? तो लेकिन उस समय बहुत बुरा लगा। हमने अपने गुरुजी को जब बाहर निकले ना, तो ऐसे ऐसे शब्दों से पुकारा कि हमने मजा ही आ गया। लेकिन जब अब याद करते हैं ना कि वो अब सही लगता है, तो कुछ चीजें बाद में समझ में आती। चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं एक आपको प्रॉब्लम देता हूं, एक इक्वेशन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, आप लोग करेंगे। ये अर्थ सरफेस है बेटा, ये क्या है? अर्थ सरफेस है। यहां पर एक बॉल रखी हुई है एम मास की। आपने इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है? और मैंने आपसे पूछा है, अच्छा 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, सॉरी अटेन्ड बाय पार्टिकल। क्या आप निकाल सकते हैं? आपने कहा सर बहुत इजी, वैसे तो इसका आंसर देख के आ जाता है।
कितने जाएगी? 20 मीटर। कैसे आएगा? बोलो बोलो। 20 मीटर आ जाएगा। निकाल सकते हो ना? नहीं निकाल। एक मिनट, ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो आप मुझे बताइए जी की वैल्यू कैसी है? जी की वैल्यू कैसी है? आपने कहा सर एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है? आपने कहा सर जब ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट में होगा, ऐसे चलते चलते चलते, ये पार्टिकल यहां कहीं जब आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मानते हैं? कभी प्रैक्टिकल करना, इस बॉल को ऐसे लेना, फेंकना और देखना, तो ये बॉल चलते 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 जाएगी, एक टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बहुत माइक्रो सेकंड्स के लिए रुकेगी और फिर वापस गिरेगी। तो जाते समय हुआ रिटार्डेशन और आते समय हुआ एक्सेलरेशन। क्या कहते हो? बोलिए। जी, ये जो जी है ना, ये रिटार्ड भी करता है और एक्सेलरेट भी करता है। तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो रिटार्डेशन होगा और नीचे की तरफ आएगा तो सिंपल। क्लियर है क्या? यस। तो ये पार्टिकल जब ऊपर गया तो हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। एक काम करते हैं, h मैक्स लिख देते हैं। माइनस क्यों लगाया, समझ गए ना? बोलिए बोलिए। क्योंकि इस पार्टिकल की सारी वैल्यूज हमने अपवर्ड पॉजिटिव मानी है और डाउनवर्ड नेगेटिव मानी है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस। अच्छा, ये हमारी मर्जी है, हम चाहें तो अपोजिट साइन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये आपको काइनेमेटिक्स में समझ में आएगा। तो आपने कहा सर फाइनल वेलोसिटी 0, u ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2gh। तो h बच्चों, h मैक्सिमम की वैल्यू आ गई u स्क्वायर अपॉन 2g। u स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 2g। और u स्क्वायर की वैल्यू 2g आ गई, तो ये आप कह सकते हैं कि सर u स्क्वायर हम दिया था 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10, ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 20 फीट। थोड़ी देर बाद समझ में आएगा ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है? ओके। अब चलो, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी था। अब मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, या अभी तक क्वेश्चन तो हमने पूछा ही नहीं। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था वो देखिए। मेरा सवाल क्या था आपसे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इन विच टाइम particle will be observed when it will in h is equals to 30 मीटर। वो कौन सा टाइम पीरियड होगा जब हमारा पार्टिकल h इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर देखा जाएगा? ये बताइए आप मुझे। वो तो आप कह सकते हैं सर ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? अरे भैया, मैक्सिमम हाइट ही 20 मीटर है। सोचो आप। अच्छा, एच मैक्स पहले हमने इसीलिए तो निकाला था। एच मैक्स कितना है? अच्छा, इसमें थोड़ा, व्हेन पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ, डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड in vertically upward direction, vertically upward direction, ठीक? राइटिंग समझ में आ रही? चलो, धीरे धीरे आने लग जाएगी। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और वो 20 मीटर तक मैक्सिमम गया है, उस तरफ हमने जो लिखा वही क्वेश्चन में थोड़ा अलग फॉर्म में यहां लिखा है। अब मैंने आपसे टाइम पूछा है कि टाइम बताइए, आप निकाल सकते हैं। अब पता है यहां जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी आना चाहिए। क्या कहते हो? आप कहेंगे सर इस ये बात का कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सर ऐसा होना ही पॉसिबल नहीं है। अगर आप 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हैं किसी पार्टिकल को, तो वो मैक्सिमम 20 मीटर तक की हाइट तक जा सकती है। और आपने पूछा है 30 मीटर की हाइट पर पार्टिकल कब ऑब्जर्व किया जाएगा, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। बट ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये हमारे जो इक्वेशंस हमारे पास हैं, जो हमारे पास फंडे हमारे पास हैं, वो हमें बताएंगे। अभी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। मान लो आपको ये नहीं पता होता तो फिर आप डिसाइड नहीं कर सकते थे।
इसीलिए हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। तो आओ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आपने कहा सर अगर हम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करें, मतलब हमसे टाइम पूछा जाए, तो हम क्या देते हैं, लेट टाइम इज टी। जो टाइम है वो हमने क्या मान लिया है, टी सेकेंड। बोलो बेटा क्या मान लिया, टी सेकेंड। तो आपने कहा इक्वेशन लगाइए। इक्वेशन हम जानते हैं h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो बेटा, चलिए आगे चले। आपने कहा इक्वेशन, अच्छा एक हाइट कितनी दी है बोलो, 30 मीटर। तो मैं मीटर हटा दे, 30 इज इक्वल्स टू यू कितना है, यू कितना, 20। उनका सर 20 इंटू टी, अच्छा माइनस 1/2 इंटू टी 10 इंटू टी स्क्वायर। आपको देखकर कुछ कुछ फीलिंग ऐसी आ रही है कि सर क्वाड्रेटिक बनने वाली है, देखकर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ना, यस। तो आपने कहा सर इसको एक काम करिए, ऐसे कर दीजिए। तो 30 इज इक्वल्स टू 20 इंटू टी माइनस 5 टी स्क्वायर, ऐसा कर लीजिए। एक काम करो, सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगी, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 5t स्क्वायर माइनस 20t और प्लस का आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? अच्छा, लिस्ट बनाना बहुत जरूरी, मैंने हमेशा कहा। इधर देखो प्लीज फोकस। आपने कहा सर अगर मैं इसको ax 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस c से इक्वल टू 0 से कंपेयर कराऊं तो क्या मुझे abc मिल जाएगा? बोलिए बोलिए। अच्छा वहां x होता है, हम t ले रहे हैं, बात एक ही है। तो आपने कहा सर 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 30 को अगर मैं डायरेक्ट करूं तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी 5, b की वैल्यू मिलेगी माइनस 20 और c का वैल्यू मिलेगा प्लस 30। सही है क्या? यस। आपने कहा सर एक काम करते हैं, हम यहां पर अब इसको सॉल्व करने अपना दिमाग नहीं लगाते, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस बन जाएगा प्लस 6 करके ऐसा बनेगा। बोलो बोलो भाई। तो आपने कहा सर हम इसको लिख सकते हैं, चलो लिखा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, लेकिन मैं काम करता हूं, चेंज कर लेता हूं। हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 40 और प्लस का आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। यार यहीं से समझ लो ना, एक मिनट। इक्वेशन क्या थी बच्चों, प्लीज इक्वेशन पढ़िए, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में आपको क्या सिमिलरिटीज नजर आ रही? यहां 4 है और वहां पर बाकी t और x तो सेम है, बात वो तो समझ गए होंगे आप। वहां भी 6 है, यहां भी 6 है। सर यहां टी स्क्वायर है, प्लस में है, यहां भी प्लस में है। काश ऐसा होता कि यहां पर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होता, तब हम इसका रियल सोल्यूशन ले सकते थे। बोलो यस और नो। अभी इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं आएगा, आप करके देखेंगे ना तो वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी, और नेगेटिव में अंडर रूट के नीचे होना, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये इमेजिनरी वैल्यू है? आवाज नहीं आ रही? क्या आप समझ गए मेरी बात? तो यहां पर आप कह सकते हैं दिस फिनोमेना इज नॉट पॉसिबल, या ऐसे लिख दीजिए दिस इज नॉट पॉसिबल, या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो इमेजिनरी सॉल्यूशन, खत्म सवाल। इमेजिनरी सॉल्यूशन। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बेसिकली ये यूज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन फिजिक्स। और मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो एक काम करता हूं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मैं इस 30 मीटर को हम 15 मीटर से चेंज कर दें, इसको रिप्लेस कर दीजिए h इज इक्वल टू 15 मीटर पर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसका सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, 20 मीटर। हम कहां पूछ रहे हैं, 15 मीटर में। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट आया होगा जहां पर, और कितनी वैल्यू आएंगी, एक बार जाते समय और एक बार, बहुत बढ़िया। ऐसा ही कुछ आपको रिलेशन मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। अगर मैं इसी पूरी इक्वेशन को वेरिएबल के टर्म्स में कंप्लीट कर दूं, इक्वेशन क्या बनेगी? अब मैं लिखूंगा नहीं, आप सोचो, इसको फील करना, सोचना क्या बनेगा।
h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर को हम अपने फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। बनेगी कि नहीं? इस 2 को यहां भेज देना, क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके जो दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक T1 और एक T2। T1 एंड T2 इज द रियल रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे? आप उन दोनों का जब सम करेंगे ना तो आपको T1 इंटू T2 और T1 प्लस T2 करने पर एक स्पेशल रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पेशल रिजल्ट। और वहां पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, उस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे और सिर्फ रिजल्ट आपको कॉपी में लिखवा देंगे। समझ में आपको पूरा आ जाएगा और कॉपी में सिर्फ आप काम की बातें लिखोगे, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन करोगे। जैसे मैं आपसे कहूं ये बताइए, मैंने किसी पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि सर ये मैक्स टू मैक्स 40 मीटर तक हाइट इसने गेन की होगी। पता कैसे? एक और बात समझाता हूं। जी का वैल्यू क्या होता है? बोलना सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में पढ़ो। सर क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड पढ़ सकता हूं? बोलिए, थोड़ा फील लीजिए। सर 1 सेकंड में होने वाले मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। नहीं, अगर मैं कह रहा हूं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, या तो एक्सेलरेशन में और या फिर रिटार्डेशन में। सिंपल सॉल्व, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है सर। अच्छा, यहां पर टाइम कितना था बोलो? किसी भी, सुन लो, बिठा लो, याद कर लो, किसी भी फिनोमिना को देखते समय का टाइम 0 होता है, ध्यान रखना। जब हम जस्ट उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, टाइम 0, और जब तक देखते रहेंगे तब तक टाइम लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होता। क्या टाइम कभी कम हो सकता है क्या? टाइम हमेशा पॉजिटिव होता, तो 0 तब मानते हैं। अच्छा, 0 होता नहीं है, हम तब एक रेफरेंस लेते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सुना है क्या? तो हम एक रेफरेंस लेते हैं कि यहां पर टाइम 0 था, ठीक, तो हमने रेफरेंस लिया और उस टाइम को देखते रहे। समझ गए? तो आपने कहा सर 40 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंकेंगे तो पहले मीटर पर सेकंड में उसकी कितनी वेलोसिटी कम होगी? आपने कहा 10 मीटर पर सेकंड। नहीं आया, फिर से सुनो। हमने 40 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 1 सेकंड में कितना कम हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। यस और नो? t इज इक्वल्स टू 0 पर था 40 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल्स टू 1 पर कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकंड। यस और नो? t इज इक्वल्स टू 2 पर कितना? 20 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल्स टू 3 पर कितना? 10 मीटर पर सेकंड। और t इज इक्वल्स टू 4 पर कितना? 0। नहीं समझे? यानी क्या 4 सेकंड में पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी? कितनी हाइट गेन करा? बोल नहीं रहे हो? कितनी हाइट गेन किया? कितने सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट गेन करी? तो 4 सेकंड में जाएगा और 4 सेकंड में, दिस इज द वैल्यू। नहीं समझे? बिना किसी कैलकुलेशन की आपसे कोई पूछे कि मैंने 30 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका, बताइए कितने टाइम तक वो पार्टिकल हवा में था, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? कितना? 6 सेकंड। 3 सेकंड में जाना और 3 सेकंड में आना। सिंपल। कितनी हाइट तक गया होगा? 30 मीटर। नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? तो कुछ ऐसे, ये अगर ये सब कुछ आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी। आज मैं आपको समझा रहा हूं, कल मैं काइनेमेटिक्स में, कल परसों जब भी क्लास में आप वो टॉपिक पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स में दोबारा यही बात बोलूंगा कि देखो ये बात मैंने समझाई थी। और वहां पर आपको केवल क्या करना है, वहां पर आपको ये नंबर्स नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको ये वेरिएबल्स में फॉर्म में मिलेगा। बस रिजल्ट्स निकालिए, उनको रख लीजिए। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, प्लीज मेरे सवाल को ध्यान से सुनना। मैंने किसी पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, 50 मीटर पर सेकंड से। क्लियर? 50 मीटर पर सेकंड से मैंने उसको फेंका।
कितने सेकंड में ऊपर मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा? 5। कितने सेकंड में नीचे आएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 10। समझ गए? कितनी हाइट गेन करी? 50 मीटर। बताइएगा हमारा पार्टिकल किस टाइम पर टी इज हाइट 70 किस टाइम पर 35 मीटर पर रहा होगा? निकाल सकते हो भाई? मैक्सिमम हाइट 50 मीटर है। मैं आपसे कह रहा हूं किस टाइम पर वो पार्टिकल 35 मीटर पर हाइट जो है उसकी 35 मीटर रही होगी। तो सर एक बार देखा गया होगा जाते समय और एक बार देखा गया हो वापस आते समय। समझ गए? नहीं समझे? बहुत इजी है। क्लियर है क्या? और कैसे निकालोगे तो मैं रिजल्ट बता दूं। वो रिजल्ट आएगा 1/2 GT स्क्वायर। और टीवी GT स्क्वायर ये हाइट होगा तो H का वैल्यू आएगा 1/2 G इंटू T1 इंटू T2। यही T1 T2 होंगे। समझ में आई? ये रिजल्ट आएगा। अच्छा ये कब आएगा? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके होगे तब आएगा। अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको रटना पड़ जाएगा। ठीक है? और फिजिक्स कभी भी रट के नहीं आ सकती, समझनी पड़ेगी आपको तब आएगी। क्या मैं आपको अपनी बात समझाने में सक्षम रहा? बहुत बढ़िया। चलिए अब आप इसको नोट कर सकते हैं। लगभग सारी पॉसिबिलिटी की वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं जो जो बन सकती थी। ठीक है? नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। लिखो यार, पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करो। हम इतनी देर से लिखे, तुमने हम एक फोन में एक ऐसे उंगली दबा के सारे अरमानों पानी दे दिया। लिखो समझ में आया बेटा? वॉइस नोट करिए, नोट जरूर बनाइए, है ना? हाँ। लिखो लिखो। हाँ, लिख गया क्या ये? ठीक ना, नोट थोड़ा तेजी में करना है ना। चेंज कर दें, इसको लिखिए। अभी नहीं हुआ, एक बार देख लो, है ना? एक बार जी भर के देख लो कहां क्या लिखा है। देख लिया? हाँ अब लिख लो।
सभी लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा स्पीड में लिखिए भैया ना। क्या मुझे पूरा ही बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा शुरू से अंत तक? चलो पढ़ा तो मैं दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। नहीं फिर कुछ लोग सोचेंगे फिजिक्स पढ़ाने आए थे, मैथ पढ़ा के चले गए हैं, ऐसे तो नहीं कहोगे? हाँ तो ठीक है। चले भाई, लिख गया? तुमने तो फोटो भी खींच ली थी। हाँ चलो अब इसको लिखो। पूरा स्टार्टिंग पढ़ा दें, किसी को दिक्कत नहीं, समझ आया? हो गया? चले आगे। हाँ बस सर, इसको लिखिए। ये तो बहुत ही जरूरी है लिखना, है ना? ये यूज है, इसको लिखना जरूरी। बच्चों इसका सॉल्यूशन कर लेना, है ना? हाँ तुम लोग वही मत लिख लेना, यही इसको आपको लिखना है, सॉल्व करना है। क्या बेसिक मैथमेटिक्स वाला मॉड्यूल है क्या?
यहां पर किसी बच्चे के पास बेसिक मैथमेटिक्स वाला मॉड्यूल है क्या आपके पास? यहां पर है, हाँ ले लो। कोई बात नहीं, कल ले आइएगा अगर है तो, है ना? फिर हम उसमें बेसिक मैथमेटिक्स मॉड्यूल में ही नहीं है। ओ भाई अच्छा, हम अब निकलवाने कर देंगे आपको, ठीक है? हम जितना पढ़ाते जाएंगे उतना देते जाएंगे। हाँ बेटा, ये किसका है? अच्छा कोई बात नहीं, हम देंगे ना, हम डीपीपी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट ही बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ानी पड़ेगी, है ना बेटा? एक्स्ट्रा क्लास में कवर कर दें। अभी का लिए, अभी का बताइए क्या कह रहे हैं? बेसिक मैथ पढ़ाऊं? अच्छा, ये बैच कभी कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए? अच्छा हाँ, बेसिक मैथ, अच्छा मैं फिजिक्स पढ़ाऊं। कितना पढ़ा दिया उन्होंने, सर ने? अच्छा, तो अगर सर करा रहे हो तो फिर मैं ना कराऊं? हाँ? अच्छा, तो एक काम करें, हम पहले स्लोप ग्राफ वगैरह पढ़ा दें, वो तो नया होगा सबके लिए। प्रॉब्लम सॉल्व भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना? तो मैं ग्राफ पढ़ा देता हूं, क्या दिक्कत? सही रहेगा? मैं आपको ऐसा करूंगा, देखो मैंने सॉल्यूशन सोच लिया, मैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के 50-50 क्वेश्चन को, हर एक टाइप का क्वेश्चन उसमें आ जाएगा, वो सीट दे दूंगा और वो सीट यहां डिस्कस कर दूंगा। तो कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन ऑफ सीट कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है? और यहां पर वो पढ़ा दूंगा जो आपने नहीं पढ़ा है, लाइक स्लोप नहीं पढ़ा आपने, ग्राफ्स नहीं पढ़े आपने, नहीं पढ़ा ना अभी, तो बस स्लोप ग्राफ वगैरह मैं अभी डिस्कस कर देता हूं, वो सबके लिए नया रहेगा। क्या कहते हो, सही रहेगा? ये नोट कर लिया सभी ने? ये लिख गया सबका? जल्दी लिखो बेटा, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, है ना? और आप जब करेंगे तो आपको देखेंगे कि जो डी की वैल्यू आएगी वो माइनस में आ रही होगी, है ना? तो आप कह रहे हैं ना कि ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है, ये फाइनल आंसर है, ये इमेजिनरी सॉल्यूशन। और हाँ, एक चीज और बच्चों, एक और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, इसको आपको जहां जहां 30 लिखा है वहां वहां 15 रख के सोल्यूशन करना, ठीक है? तो आपको दो वैल्यू पॉजिटिव में मिलेंगी 100%, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो इसके मैं ऑप्शन बनाऊं, देखना बेटा ध्यान से, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ सुनना, अगर मैं इसके ऑप्शन बनाऊं तो क्या बना सकता हूं? मैंने कहा एक ऑप्शन आएगा, मान लीजिए 2 सेकेंड, दूसरा आ जाएगा 2√2 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन मैंने बनाया 1.327 सेकेंड। मतलब कुछ ऐसे लगभग लगभग करीब करीब आंसर वो बनाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इनमें कोई आंसर हो सकता है। और फोर्थ वाला दे देगा नन ऑफ दीज,
नन ऑफ दीज, ऐसा कोई आपको ये वैल्यू दे दे। अब कुछ बच्चे जो कैलकुलेशन से डरते हैं वो इसको नहीं करें, लेकिन आप लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, मैं कुछ बातें आपको सिखा रहा हूं, प्लीज मेरी बात मानिएगा। क्यों? पहला चीज, कभी भी क्वेश्चन देखो तो तुरंत सॉल्यूशन मत ढूंढो। कुछ बच्चे तुरंत सॉल्यूशन के पीछे पड़ जाते हैं, क्वेश्चन से फाइट कीजिए। कभी भी ये मत करिए कि यहां तक कर दिया और आगे छोड़ दिया, अब तो हो ही जाएगा, मत करो। आंसर तक पहुंचो, ये हमारा काम है। हम सारे एग्जाम देकर यहां खड़े हैं, आपको देने जाना है, डिफरेंस है, समझो बात को। ये रेड कारपेट और ये सीट, इसमें बहुत लंबा सफर है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपने आंसर तक पहुंचना है। मैं लिख सकता हूं, ये अधिकार है मेरा, ये हक है मुझे कि मैं ये लिख सकूं, ये आप खुद कर ले, लेकिन आप नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ठीक अब तो हो जाएगा, छोड़ दिया। दूसरा, कभी भी जो आपको डीपीपी दें उसका सॉल्यूशन कॉपी मत मांगिए, कभी मत मांगिए। जो मॉड्यूल आपको मिले उसका सॉल्यूशन कॉपी मत लीजिए। जो भी आप प्रैक्टिस बुक मार्केट से खरीदें उसका सॉल्यूशन कॉपी मत लीजिए। हमारे किसी सर ने कहा था, बहुत सीनियर थे वो, उन्होंने कहा था कि किसी बच्चे का करियर खराब करना हो, खत्म करना हो उसको जड़ से एकदम, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को ही खत्म करना हो, उसे सॉल्यूशन कॉपी पकड़ा दो, उसे सॉल्यूशन कॉपी दे दो, उसका थॉट प्रोसेस खत्म हो जाएगा, बेकार, किसी लायक नहीं रह जाएगा, भविष्य खत्म हो जाएगा उसका। फिर पता, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आपको बता रहे क्या होता है, जैसे मैंने आपको कोई शीट दी और सीट के साथ में ही सॉल्यूशन कॉपी दे। एक बार गलती कर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं आपको, मैंने एक बार ऐसा किया था, फिर मुझे लगा अब इतने गिल्ट में आ गया, कितना गलत किया मैंने सब बच्चों से कहा प्लीज वो कॉपी जला दीजिए, ईमानदारी आपके हाथ। तो मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने आपको 20 क्वेश्चन की एक सीट दी, उसका सॉल्यूशन कॉपी भी साथ में दे दिया, पता आप क्या करेंगे, आप किसी क्वेश्चन के प्रति फाइट नहीं करेंगे, आप उसको देखेंगे, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो पता क्या करेंगे, आप उस पर लड़ेंगे नहीं, आप कहेंगे अच्छा यही तो मैं भी करने वाला था, अरे अब तो हो जाए, बस यही सोच रहा था, ये जो इसमें लिखा है यही बस लगभग कर लिया था, चलो ये तो हो जाएगा, टिक मार दिया, आगे बढ़ गए। ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है, ये सब करते हैं, कभी हम भी करते थे। तो जो गलतियां हमने करी वो आप मत दोहराएं, कभी भी सॉल्यूशन कॉपी के पीछे मत भागिए, ठीक है। ये जरूरी है बेटा, ठीक है। हाँ आइए, और बचा है क्या अभी? अच्छा अब तो है। तो यहां से एक सॉल्यूशन निकाला गया। मैं आपको डिफरेंशिएशन, इसके सारे यूजेस, ऑल रूल्स, जितने भी इसके रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, कोशंट रूल, जितने भी, उन सबके क्वेश्चंस उसमें आ जाएंगे। एक डीपीपी आपको दूंगा बढ़िया सी बना के, ठीक है। दूसरा फिर आएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के ऑल रूल्स और इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर आएगा आपका मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ये भी कई बार आपको जरूरत पड़ जाती है, बिल्कुल पड़ेगी, है ना। वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर आएगा, उसमें बहुत सारे आप देखना, जेईई मेंस में, नीट में खूब सवाल आए हैं उसके, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन इतने ही, इसमें कितने 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके, और 20, इसमें ज्यादा बनते नहीं है तो 20 क्वेश्चन इसके, लगभग ये 120 क्वेश्चन की सीट आपको दूंगा, ठीक है। एक साथ एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम इसको डिस्कस करते चलेंगे विथ कॉन्सेप्ट, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप इन सब चीजों को रिवाइज कर पाएंगे, साथ में डीपीपी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और आपका रिवीजन तो हो ही रहा है साथ में। अब जो आपने नहीं पढ़ा है वो हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्लोप नहीं पढ़ा, आपने ग्राफ्स, स्लोप नहीं पढ़ा ना, हाँ, तो स्लोप में डिस्कस कर देता हूं। ग्राफ्स आपको बनाना सिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ग्राफ्स सिखा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिया होगा, है, उसको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तो आ ही जाती है। दूसरा बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन हाँ ग्रेविटेशन में ठीक ठाक यूज मिलेगा उसका, तो कई बार मैं आ जाता है तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमें धीरे धीरे करते चलना है, ठीक है। तो पहले बेसिक मैथ, अब थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे, पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे,
फिर मुझे ऐसा लगता है जो मैं करता आया हूं अपने नेचर के अकॉर्डिंग, मैं पहले वेक्टर पढ़ाता था, फिर यूनिट डायमेंशन पढ़ाता था। ठीक है, यूनिट डायमेंशन के बाद सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, उसके सारे क्वेश्चन, फिर इतना करने के बाद पहुंचेंगे काइनेमेटिक्स। अब बताइए, अगर आप कहेंगे तो मैं यूनिट डायमेंशन पहले पढ़ा दूंगा, वेक्टर को बाद में ले लूंगा। अब आप कहेंगे तो मैं अपने सीक्वेंस से चलता रहूंगा, सही रहेगा? तो ये आपको अपन को करना है। आप आज का होमवर्क क्या है, ये होमवर्क ही है बेसिकली। आप आज का होमवर्क है, इसके सारे रूल्स, डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स एक बार देख लेना आप, ठीक है, रिवाइज कर लेना। इंटीग्रेशन के सारे रूल्स आप रिवाइज कर लेना, मैक्सिमा मिनिमा एक बार देख लेना। इन सब के जो क्वेश्चंस हैं वो कल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कल के कल ही, सीट आज ही बनवा दूंगा 100%। बोलो बेटा, चलें आगे। तो जो बच्चे अच्छा होमवर्क लिख रहे हो लिख लो। अब यहां से हम लोग चल रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, इसको पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप हम ये पढ़ने जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। नीट 2024, नीट 2025 और नीट 2023 से लगभग 3-4 सालों में अलग अलग टाइप के, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, और बहुत कठिन नहीं पूछा गया, स्लोप का ही, उसका स्ट्रेट लाइन की स्लोप ही पूछी गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह में। आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? 1 बजे, 1:15, तो 12:55 तो हो गया। इतनी जल्दी टाइम हो गया है? आज तो पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया। अच्छा, सुनिए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फिर कल से अपन इसको पढ़ेंगे। वॉइस, हम लोग इसका जो डिस्कशन है, इधर सुनिए, जो स्लोप का डिस्कशन है ये कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ये क्या होती है, कैसे होती है, एक ओवरव्यू ले लीजिए, मतलब कल आप क्या प्लान करके आएंगे, ठीक है। तो कल जो पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ के आइएगा, ठीक है। जो आज पढ़ाया गया उसे जाके पढ़िएगा, यही अच्छे स्टूडेंट की पहचान है और यही एक सही पढ़ने का तरीका है। सुनिए बॉयज, इधर देखो बेटा, हेलो, बात मत करो। तो स्लोप की बातचीत मैं कर रहा हूं। देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूं, स्लोप में मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें जेई वाले क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहे हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी सॉल्व करनी है, लेकिन हाँ, मेंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, सबसे पहले बताया था, पेपर का पैटर्न बदल रहा है, ठीक है। इस बार के नीट 2025 के पेपर में 6 क्वेश्चन एससीबी के थे, 6 क्वेश्चन देख लेना आप, समझ रहे हैं मेरी बात? एससी वर्मा, कुछ टाइम के बाद, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं ना, मैं आपसे कुछ ऐसा लोड डाल रहा हूं, धीरे धीरे जब आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जब आपके अंदर से फिजिक्स का डर निकलने लगेगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपके साथ, समझ लेना आप। फिर उसके बाद मैं ये बुक आपकी पूरी क्लास में कंपलसरी करूंगा, हर एक बच्चे के पास होगी, ठीक है। 200-500 रुपए का खर्चा मैं अपनी तरफ से आपसे करवाऊंगा, ठीक है। और ये इस बुक के दोनों पार्ट आपके पास होने चाहिए। जब अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने मान लीजिए कि आपको एनएलएम पढ़ाया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उस एनएलएम का सारा डिस्कशन करने के बाद, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, थ्योरी सब पढ़ने के बाद, मैं एससीवी के एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एससीवी में आप एससीवी को तभी कर पाएंगे, देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप एससीवी तब कर पाओगे जब आपको सब आता होगा, है ना। बहुत ही खतरनाक बुक है वो, ठीक है। तो इसलिए आप एससीवी की हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ, समझ गए ना। और वो अभी तो नहीं, धीरे धीरे जब आप 2-3 चैप्टर्स पढ़ लेंगे, थोड़ा ब्रेन सिस्टम में आपके बैठ जाएगा कि हाँ अब मुझे चीजें क्लियर होने लगी, तो अब आप आगे चल के इनको फिर करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, तो बेसिकली हम इसमें क्या देखते हैं बच्चों, सुनना, हम सबसे पहले इसमें देखते हैं एंगल थीटा, क्या देखेंगे, और थीटा से हम क्या सोचेंगे, टेन थीटा। तो बच्चों जब भी कभी स्लोप की बात आए, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, जब भी कभी स्लोप की बात आएगी तो हम थीटा देखेंगे, थीटा से टेन थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा। अच्छा, 2 एक्सेस में बनाता हूं, 1 मिनट सुनना बस। हमने कहा 2 एक्सेस ये है, एक्स और, सही है,
हमारी फिजिक्स में क्या होता है, हमारी फिजिक्स में क्या होता है कि एक्स एक्सिस में कोई क्वांटिटी रखी जाती है, वाई एक्सिस में भी कोई एक क्वांटिटी रखी जाती है। क्लियर? एक्स में कौन सी क्वांटिटी रखी जाएगी? सुनिए, कौन सी? पढ़ो, वेरिएबल। और वाई पर कौन रखी जाएगी? पढ़ो, डिपेंडेंट। किस पर? एक्स पर। डिपेंडेंट जो किस पर होगा? एक्स पर। तो वेरिएबल क्वांटिटी, अच्छा ये कैसे पता चलेगा सर? हाउ डिड आई नो कौन सी वेरिएबल है कौन सी डिपेंडेंट? सर खुद पता चल जाएगा, जब आपको फिजिक्स का फील आएगा ना, खुद पता चलेगा कि कौन। अच्छा आंसर देना, टाइम में और डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में कौन वेरिएबल है? टाइम। यार हम चाहें तो देर तक चलें और हम चाहें तो खड़े रहें, हम टाइम के साथ ही डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का डिस्कशन कर सकते हैं। यस और नो? खुद फील आएगा, समझ में खुद आने लग जाएगा। ये याद नहीं करना होता, आप कभी याद नहीं करेंगे कि सर कौन सी वेक्टर क्वांटिटी या कौन सी स्केलर है। मैं बताऊंगा आपको, आपको खुद फील आएगा कि हाँ ये वेक्टर है ये स्केलर है। समझ गए ना? क्लियर है क्या? आइए, तो सर ये वेरिएबल होता है और ये डिपेंडेंट होता है। तो हमारी एक्स एक्सिस में कोई एक क्वांटिटी रखी जाती है और वाई एक्सिस में भी कोई एक क्वांटिटी रखी जाती है। समझ गए? यस। तो टेन थीटा का वैल्यू आएगा बच्चों dy अपॉन dx, और यही हमारा क्या कहलाता है? m। दिस इज स्लोप। इसको पढ़ने का तरीका सुनिए, ऐसे नहीं पढ़ते dy by dx, ये तो मैथ में पढ़ा जाता है यार। dy by dx ये तो मैथ में पढ़ा जाता है, यहां क्या पढ़ेंगे? सुनना, ध्यान से सुनना, सभी के लिए बहुत जरूरी। इधर d ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन d ऑफ x एक्सिस क्वांटिटी, ऐसे पढ़ेंगे। फिर से बोले, फिर से बोले, ऐसे पढ़ेंगे d ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन d ऑफ x एक्सिस क्वांटिटी, ऐसे पढ़ेंगे। समझ गए ना? मतलब हमारी इधर देखो, y एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी रखी गई है अपॉन x एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी रखी गई है। दरअसल ये पता है कहां से आया है? ये आया बच्चों डेल्टा x, सॉरी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये वहां से आया है। जब डेल्टा लगा हुआ था तो ये एवरेज वैल्यू बता रहा था, जब ये डी में कन्वर्ट हो गया तो ये बहुत स्मॉल एलिमेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा। यस और नो? यस। तो दरअसल ये ऐसे आया था। इसके थोड़ा और फ्लैशबैक में हम जाएंगे तो दरअसल ये आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जैसा दिखाई देगा। बोलो, ऐसा मिलेगा। इसका जब फोटो बनाऊंगा तो कुछ ऐसा आपको स्लोप, ऐसा ग्राफ मिलेगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। समझ गया मेरी बात? मैं कल इसका पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा आपके साथ, ठीक है? कल हम क्या पढ़ेंगे सुन लीजिए। पहले तो स्लोप, स्ट्रेट लाइन के सारे ग्राफ, स्लोप का इंक्रीजिंग होना, स्लोप का डिक्रीजिंग होना, ग्राफ बनाना, एरिया लेना, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? दूसरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपके काम आती हैं। एक तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक 3D प्लेन। कौन सा? 3D प्लेन में कई बार क्या आता है, ये x, ये y, ये z। तो ये जो yz प्लेन होता है, अच्छा x और y को पढ़ना बड़ा इजी है। क्यों भाई? हमारा ये बोर्ड जो है ये 2D प्लेन ही तो है। x और y हम इसमें इजीली बना सकते हैं, बोलिए बना सकते हैं ना? लेकिन हमारा जो yz प्लेन होता है ना, इसमें हमें थॉट प्रोसेस काम करता है, इसमें हमें सोचना पड़ता है, ये हमें दिखाई नहीं देता। समझ गए ना? तो हमें कई कुछ चीजें 3D प्लेन के बारे में पढ़नी होंगी। समझ गए ना? तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो जो बातें होंगी वो मैं सब आपको अब बताते चलूंगा, ठीक है? हाँ, पहली क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि सर कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। अब हमने सब चीजें समझ लेंगे। आपको मेरे सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, पहले पूरी बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद वेक्टर, फिर यूनिट, डायमेंशन, उसके बाद राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके बाद हम लोग मेजरमेंट और फिर काइनेमेटिक्स। तो लगभग एक अच्छा खासा टाइम पीरियड जाएगा, प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे, ठीक है? आज के लिए थैंक यू, इतना ही।